पोटेंशिया आईएएस में आपका स्वागत है। सिविल सर्विस के जंगे मैदान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 68वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है। उसी को टारगेट में रख करके, उसी को ध्यान में रख करके पोटेंशिया आईएएस टेस्ट सीरीज, ये करेंट अफेयर का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि करेंट अफेयर के लिए मार्केट में बाढ़ आया हुआ है। हम उन्हीं सब से बचाने के लिए आपको इतना सुटेबल चीज या जो एग्जाम में टू द पॉइंट जो करेंट अफेयर पूछा जाएगा उसका हमने निचोड़ निकाल करके लाया है। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसा पाएंगे आप कि जो आप वन लाइनर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो इससे बिल्कुल हट करके है। और अब जो 68वीं बीपीएससी में आपसे सवाल पूछने वाला है वन लाइनर, तो आप बिल्कुल भूल जाइए। वन लाइनर अब आपसे सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ऐसा मान करके चलिए कि आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम ना होकर के ये मेंस का ही ये ब्लूप्रिंट है एक प्रकार का। और ये करेंट अफेयर्स का बीपीएससी हो या यूपीएससी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 150 क्वेश्चन में 50 से 60 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। तो जब कोई भी एग्जाम के लिए जब इतना ज्यादा रोल बढ़ जाए करेंट अफेयर का, तो आपको करेंट अफेयर को किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। आपके मार्केट में जितने भी आपके बुक्स वगैरह आए हुए हैं उसको भी आप पढ़िए, लेकिन हमेशा अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं सब कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर क्यों पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर पूछने का मकसद क्या है? एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये इतना जानना चाहता है कि देश में, दुनिया में, बिहार में जो घटनाएं घट रही है क्या आप उस पर नजर रखे हुए हैं, उन घटनाओं से क्या आप प्रभावित हो रहे हैं। इसी को जानने के लिए एग्जामिनर वो समसामयिकी या करंट अफेयर का नया टॉपिक बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल हो गया है। और दुर्भाग्य यह है कि जो स्टूडेंट हैं इसमें इतना उलझे हुए हैं करंट अफेयर को लेकर के कि कोई भी चीज पढ़ने लग जाते हैं। कोई भी अगर दो लाइन वन लाइनर कोई भी पढ़ाने लगता है वो पढ़ने लग जाते हैं। मार्केट में इतनी सारी भ्रामक किताबें आई हुई हैं, बस एक दूसरे का सब कोई कॉपी करने में लगा हुआ है। हम आपको उन्हीं सब चीजों से बचाने आए हैं कि अगर आपको 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातों को याद रखिए। हम ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो उससे लगी हुई कई सारी चीजें आप पकड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्लास कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपका रिव्यू हम भी देखेंगे, आपका कमेंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी पिछले एक दो महीने में, अगर ये सितंबर में एग्जाम हो रहा है तो जून जुलाई का करेंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पिछले एक साल का करेंट देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम जून जुलाई के वैसी घटनाओं को हम देखेंगे जो डायरेक्ट रूप से हमारे बिहार, हमारे देश पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है पिछले एक दो महीने में। हम उन रिपोर्ट्स को आधार बना करके देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स के सवाल तैयार किए जाते हैं। आइए अब हम उन्हीं में से एक टॉपिक्स को लेते हैं। पिछले दिनों नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, या इसे हम इंडेक्स कहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि पॉवर्टी कितना बड़ा इशू है हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए। बिहार का ये कलंक एक एजुकेशन को लेकर के कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, पॉवर्टी को लेकर के बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस कलंक को बिहार सदियों से ढो रहा है। हमारे पास भरपूर संसाधन थे। जब देश आजाद हुआ तो बिहार के पास हर संसाधन मौजूद था, लेकिन एक कुशल राजनेता की कमी के कारण हमारा बिहार इतना पिछड़ता चला गया। 2000 ईस्वी के बाद से तो हमारा बिहार के पास कुछ बचा भी नहीं।
लेकिन 2000 जब कुछ बचा नहीं, तब हमारे राज्य में कुशल नेतृत्व आए और उनके सद प्रयासों से आज बिहार में बहुत कुछ बदलाव देखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से नीति आयोग ने ये पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। इसके पहले 2019, 20, 21 में भी जारी किया था और उससे बीपीएससी ने कई बार सवाल बनाए हैं। तो गरीबी हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए एक ज्वलंत मुद्दा होता है। जहां भी इससे कहीं संबंधित अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले गरीबी से संबंधित, आपको अपने नोटबुक में एकदम तैयार रखना है। और सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मेंस में भी आपका उतना ही काम करेगा। आप पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, प्रीलिम्स में भी पॉवर्टी से क्वेश्चन आए हैं, मेंस में तो खैर कहना ही नहीं है। एक क्वेश्चन हमेशा बिहार की गरीबी से रहता है, बिहार की गरीबी को कैसे दूर करना है। तो इस रिपोर्ट में बिहार के लिए बहुत ही संतोषजनक रिपोर्ट आया है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। और बिहार ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यहाँ गरीबी कम किया है, जिसके पूरे देश भर में सराहना हो रही है। तो बीपीएससी आयोग की नजर से कैसे बचा रह सकता है? बीपीएससी तो और एकदम उस पर, उसको तो और इस पर नजर होगा। तो मल्टी पॉवर्टी रिपोर्ट ये जारी हुआ था 17 जुलाई 2023 को। जारी करता कौन है? नीति आयोग है। नीति आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है और ये घर घर में घूम करके ये गरीबी को नहीं मापता है, इसको मापने के लिए कुछ और भी संस्थाएं हैं, उसकी मदद से ये रिपोर्ट तैयार करता है। आइए हम आगे देखेंगे। तो नीति आयोग गरीबी को मापने के लिए 3 आयाम, 3 आधार बनाता है। ये आपको, अगर आप कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गरीबी का मापने का जो पहले आधार होता था वो होता था कैलोरी बेस्ड मापा जाता था। कैलोरी बेस्ड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी जो अगर भोजन नहीं कर पाता है वो गरीब है। शहरों में अगर 2100 कैलोरी अगर भोजन नहीं कर पाता है वो गरीब है। तो जो ये गरीबी मापने का जो पैमाना था बिल्कुल बिना समझ के था। डीटी लकड़ावाला जो कभी योजना आयोग के सदस्य रहे थे, उन्होंने ही सबसे पहले कैलोरी बेस्ड उन्होंने गरीबी मापना शुरू किया था। लेकिन इससे हमारे देश में सही आंकड़े मिल नहीं पाते। फिर कुछ समय के बाद 11 में सुरेश तेंदुलकर समिति आया गरीबी मापने के लिए। उन्होंने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग स्तर को मापा कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च कर सकता है। तो उन्होंने 26 रुपए के आसपास वैसे कुछ बताया कि अगर एक व्यक्ति अगर एक दिन में 26 रुपया एफोर्ड कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो वो गरीब नहीं है। पता नहीं किस पैमाना पर उन्होंने मापा। फिर इसको सुधार करके फिर एक और समिति का गठन किया गया और उस समिति ने फिर ये रिपोर्ट दिया कि जो व्यक्ति 33 रुपये या 30 रुपये के करीब लगभग खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाए गए जो बिना समझ से पड़े था, आम आदमी की समझ से बिल्कुल पड़े था कि गरीबी भाई कैसे होता है, क्या वास्तव में गरीबी वैसे मापा जाता है। उससे कहीं अच्छा नीति आयोग ने अब जाकर के 3 आयाम डायरेक्ट ऐसे बनाए हैं जो सबको दिख भी रहा है, सबको समझ भी आ रहा है। 3 आयाम में 12 इंडिकेटर्स, 12 संकेतकों के आधार पर गरीबी का मापन किया जा रहा है, जो बिल्कुल एकदम समझदारी भरा यह फैसला है। नीति आयोग को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कैलोरी को छोड़ दिया, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को छोड़ दिया और उन्होंने कुछ वास्तविक सूचनाएं इकट्ठी किया और गरीबी का उसने मापन किया और उसके आधार पर उसने रिपोर्ट जारी किया है, जो बिल्कुल समझने लायक है। आइए हम देखते हैं इसके 3 आयाम कौन है, 12 इंडिकेटर्स कौन है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको। 3 आयाम जरा हम देखते हैं, इसके 12 संकेतक हम देखेंगे। पहला देखिए क्या है इसमें। पहला आपको स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो ये है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को पहला आधार बनाया गया है। दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। इसको आधार बना करके गरीबी को मापन किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 3 चीजों को मापन किया गया है: पोषण,
बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, यानी कि माता जो गर्भवती महिलाएं हैं खास करके उन पर फोकस किया गया है। तो स्वास्थ्य के लिए ये रखा गया है। इसके बाद शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष और साथ ही साथ स्कूल में उपस्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार में तो ये बहुत ही निचले स्तर पर है, हालांकि सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। और इसके बाद फिर जीवन स्तर, जीवन स्तर को पैमाना बनाया गया है, इसीलिए नाम रखा गया है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एक आयाम नहीं है गरीबी का, कई आयाम है इसके। अब इसमें जीवन स्तर में क्या क्या रखा गया है भाई? रसोई गैस तक पहुंच होनी चाहिए सबकी, जो बिहार में लगभग लगभग अब पहुंच हो चुकी है। स्वच्छता, स्वच्छता के मामले में बिहार में तो शायद नहीं अभी पहुंच है, उतनी जागरूकता अभी नहीं फैली है, लेकिन धीरे धीरे ये भी फैल रहा है। पेयजल सबको उपलब्ध कराया जा चुका है। बिजली तो अब हमारे गांव में भी लगभग 24 घंटे में 20 घंटे तो आराम से रहते ही है बिजली। इसके लिए बिहार सरकार धन्यवाद के पात्र है। आवास, पहले की अपेक्षा बहुत लोगों के पास अब आवास आ गया है, फिर भी बेघरों की संख्या भी बहुत है। परिसंपत्ति, तो परिसंपत्ति तो पिछले दशकों में बिहार में तो बढ़ा है इसमें। और बैंक खाते तो इसमें तो लगभग लगभग 100% उपलब्धि प्राप्त कर लिया गया है। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो 6-7 क्लास का स्टूडेंट हो तब से लेकर के मतलब कि 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास अब बैंक खाता ना हो। ये हमारे सरकार के सतत प्रयास है, विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए भी बैंक की जरूरत था और इसी को उद्देश्य में रख करके ये सब है। तो ये 12 इंडिकेटर के माध्यम से नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। अब आते हैं हम इसके उन पॉइंट पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हालांकि ये सब पॉइंट एग्जाम के लिए और ये सब तो मेंस के लिए आपको खास करके ये है। आते हैं एक्चुअल जानकारी। अब हम देखते हैं एक्चुअल जानकारी में, देखिए यह रिपोर्ट नीति आयोग अकेले नहीं बनाया है, नीति आयोग किसी से सहायता लिया है। किससे लिया है? ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका ये रिपोर्ट लिया है। कब का? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो चौथी आया था 2015 से 16 का रिपोर्ट, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वीं रिपोर्ट आया 2019 से 21, उसी को आधार बना करके ये दूसरी गरीबी सूचकांक निकाला गया है। यानी कि 2015-16 से लेकर के 2019 से 21 के बीच में बिहार में या पूरे देश में गरीबी की संख्या में कितना कमी आया है, कितना परसेंटेज की कमी आया है, इसको निकाला गया है। तो अब आते हैं इस रिपोर्ट की कुछ हम मुख्य बातों को देखते हैं। सबसे बड़ी बात अब देखिए क्या कहा गया कि 2015-16 से 2019-21-19 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ऐसा नीति आयोग का कहना है कि इस दौरान पिछले 5-6 सालों में गरीबों की संख्या में बहुत भारी कमी आया है। हालांकि सरकार ये नहीं बता रही है कि अभी हमारे देश में कितना गरीब लोग हैं, आंकड़ों को बड़ी अच्छे से वो छुपा रही है, लेकिन इतना जरूर बता रही है कि हमने 5-6 सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हालांकि ये भी एक उपलब्धि ठीक ही ठाक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। आइए अब हम इसके बाद के जो पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरे भारत में गरीबों की संख्या में परसेंटेज में, यानी कि पहले जो हमारे यहाँ गरीबों की संख्या थी 24.85% से घट करके 14.96% की भारी गिरावट आई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। यानी कि 5 साल पहले हमारे यहाँ गरीबी 24% था, अब हमारे पास गरीबी 14% पर आ गया है। तो बिहार सरकार गरीबी के लिए क्यों इतना आगे तत्पर है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यूएनओ ने सभी देशों को एक टारगेट दे रखा है जिसको हम कहते हैं SDG, 17 गोल तय किया गया है। 2015 से 2030 तक का ये टारगेट दिया गया है यूएनओ के द्वारा, और इसमें ये बताया गया कि ये जो 17 गोल हैं ये 2030 तक इसको हमें कवर कर लेना है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा या आप जानते भी होंगे कि पहले नंबर पर ही नो पॉवर्टी लिखा हुआ है।
पहले नंबर पर ही नो पावर्टी है एसडीजी सूचकांक में। एसडीजी 17 जो गोल्स तय किए गए हैं उसमें पहले नंबर पर है नो पावर्टी और दूसरे नंबर पर है जीरो हंगर। यानी कि हमारे लिए ये दो बहुत ही अभिशाप है, नो पावर्टी और जीरो हंगर। इसी को खत्म करने के लिए बिहार सरकार जो है ये तत्पर है और इस दिशा में ये कारगर प्रयास किया जा रहा है। तो उसी को लक्ष्य बना करके सरकार इस पर काम कर रही है और इसका नतीजा देखने को मिल भी रहा है। तो आपको ये सब पता होगा ही। तो ये पहला पॉइंट आपने देखा। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब स्टेट वाइज को हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट ने कितना अपने यहाँ गरीबी को कम किया। तो देखिए स्टेट वाइज यूपी में देखते हैं 2015-16 में 37.68% गरीबी था, जो यूपी ने अपनी गरीबी को कम करके 2019 से 21 में घट करके अब यहाँ पर 22.93% हो गया गरीबी। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार यूपी सरकार की। यानी कि ये लगभग 14.75% ये गरीबी कम कर दिया बिहार यूपी सरकार ने। एमपी सरकार ने कम किया कितना, 36.57 से कम करके ये 20.63% पर लेकर के चला आया गरीबी। यानी कि इसने अपने आप 16% ये गरीबी को कम किया है, उपलब्धि है। अब हालात बदल गए हैं इसलिए। झारखंड में गरीबी था 42% 5 साल पहले, अब गरीबी हो गया है 28% हो गया है। यानी कि इसने भी अपने यहाँ 13% गरीबी को कम कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो है वो है बिहार के लिए। इसके लिए तो आप VVI लगा करके रखिए। बिहार के लिए बिहार में गरीबी 51.89% पिछले 5 साल पहले था। अब बिहार सरकार में बिहार की गरीबी जो हो गई है 33.76% हो गया है। यानी कि बिहार ने अपने यहाँ गरीबी पिछले 5 सालों में 18.13% की कमी किया है। तो यहाँ से आपको दो बातें याद रखना है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके 28 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे तेजी से गरीबी को कम करने वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। सबसे तेजी से कम किया है, 18% कम किया है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि सभी राज्यों में जो गरीबी है वो 1/3 से कम हो गया है। बिहार ही एक ऐसा इकलौता राज्य बचा है जहां पर अभी भी गरीबी जो है 1/3 से ऊपर बना हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो बिहार के लिए ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां 51% गरीबी, 10 करोड़ जनसंख्या में 5 करोड़ जनसंख्या गरीब था, वहां अब जाकर के 33% यानी 1/3 बच गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए। तो ये तो प्रीलिम्स में आना ही आना है, मेंस में भी आना ही आना है। मेंस में बिल्कुल सवाल ऐसे ही बनाया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने सबसे तेजी से गरीबी को कम किया है अपने यहाँ। इसके क्या कारण है? सरकार द्वारा चलाई गई उन योजनाओं को बताएं जिनसे गरीबी कम हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे पॉइंट्स देखते हैं। इसमें दिया गया है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी से मुक्त हुए लोगों की हिस्सेदारी बिहार में सबसे ज्यादा 16.65% है। यानी बिहार ने सबसे तेजी से गरीबी को कम किया है, सबसे तेजी से बिहार ने गरीबी कम किया है। अगला पॉइंट है 5-6 वर्षों में बिहार में 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2.25 करोड़ लोग बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, बहुत बड़ी बात है। बिहार में ग्रामीण गरीबी 2015-16 में 56% था, जो 2019-20 में घट करके 36.95% रह गया है। इसमें से 4 स्टेटमेंट बना करके और आपको सुलझाया जा सकता है। इसको इकोनॉमी के करंट अफेयर समझें या कोई भी करंट अफेयर समझें, ये घटना घटी है तो आपको इसको जबरदस्त नोट तैयार करके रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गरीबी 13.31% की कमी आई है, ऐसा कहा गया है।
अब हमने कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं कि बिहार में गरीबी कम होने के कारण क्या है, और इसको तो डिटेल्स एनालिसिस हम जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर मेंस की क्लास में किया जाएगा। तो बिहार में गरीबी कम होने के कारण है न्याय के साथ विकास की नीति को अपनाना। अब इसकी बहुत व्याख्याएं हो सकती है। 7 निश्चय योजना जिससे आप सभी परिचित हैं, कृषि रोड मैप जिससे आप सभी परिचित हैं, शिक्षा में नवाचार, ये सब प्रयोग किए गए हैं और इसका परिणाम सामने आया हुआ है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अब चल रहा है और समानता आधारित सतत विकास, सबका विकास किया जा रहा है। ऐसा हमारे बिहार सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि ये गरीबी को जो रिपोर्ट आया है, अब अगले 2-3 साल तक रिपोर्ट नहीं आने वाला है, फिर आएगा 2-3 साल के बाद ही रिपोर्ट आएगा। तो 2-3 साल तक के लिए ये एक एक सवाल आपसे पूछा जाते रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जब आप क्लास को देख रहे हैं तो उस समय भी आप नोट करने की कोशिश करें। तो ये गरीबी से संबंधित रिपोर्ट था। गरीबी से संबंधित और भी जो आप जानते हैं, जैसे कैलोरी का मापन किसने शुरुआत किया था, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में क्या किया, आजादी के समय गरीबी कितना था, इन सब चीजों को आप एनालिसिस करते रहिए, सोचते रहिए इन सब बातों पर। क्योंकि एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ यहीं तक नहीं सोचता है, वो उससे भी आगे सोच करके एक लाइन बैठता है। चलिए अब हम आगे आते हैं। इसी तरह से एक और रिपोर्ट आया है बिहार में, बिहार सरकार का एक रिपोर्ट और आया है। उस रिपोर्ट को भी हम देखेंगे जो बिहार के ही फेवर में है, और बिहार सरकार की इसमें उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया गया है। और बिहार ने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव किया है, इसको हम देखेंगे। जैसे एक रिपोर्ट जारी हुआ है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023, बस अभी 1 महीना पहले ये जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर की रेट कितना है, संख्या क्या है। और ये सुखद आश्चर्यजनक रूप से ये रिपोर्ट आया है कि बिहार ने शिशु मृत्यु दर पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। इसका उपलब्धि जो है, इसका श्रेय बिहार सरकार को जाता है। राष्ट्रीय स्तर से कम कर दिया है बिहार सरकार ने। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय औसत से कम हो गया है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय औसत से कितना कम हो गया है। ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के द्वारा ये जारी किया गया है अभी वर्तमान में। तो जहां 2015 में बिहार में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों में 42 था, यानी कि 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 42 बच्चे मर जाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि 1000 में 42 अगर मर ही जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो मरना ही चाहिए, मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी सी संख्या दिख रही है। लेकिन ये छोटी सी संख्या नहीं है। आइए हम इसका आपका कुछ गणित समझाते हैं। वास्तव में सरकार क्यों चिंतित है? क्या सिर्फ सरकार इसलिए चिंतित है कि 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं हमारे यहाँ तो 42 मर जाते हैं? सरकार को चिंता यहाँ पर नहीं है। सरकार को चिंता यहाँ पर है कि अगर 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो मरने वाले बच्चों की संख्या 420 हो जाती है। यहाँ से चिंता बढ़ना शुरू हो जाता है। और 420 बच्चों की मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन चिंता इससे भी और आगे है कि अगर 1,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 4200 मृत्यु हो जाता है बच्चों। यहां से चिंता स्टार्ट होती है सरकार की। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो 1,00,000 ही बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बिहार में हर साल लगभग 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं हर साल। तो हर साल बच्चे कितना मर जा रहे हैं, सोच करके देखिए, 42,000 बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। तो सरकार यहाँ के लिए चिंतित है कि अगर 1 साल में बिहार में अगर 10 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो 42,000 बच्चे मर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सरकार के लिए भी और उन माँ
बाप के लिए भी जिनके बच्चे असमय में ही मृत्यु हो जाती है। 1 साल के अंदर की ये कहानी होती है। तो 1000 जीवित बच्चों पर 42 है, ये मत समझिए, यहाँ आंकड़ा समझिएगा, तब फर्क समझ में आएगा। तो बिहार सरकार ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और बिहार सरकार ने कहा कि अब इस कलंक को मिटाना है। तो बिहार सरकार ने 2008-9 में एक स्पेशल केयर बेबी न्यू बॉर्न के नाम से शुरुआत किया गया कि बच्चों को हर हाल में बचाना है। डॉक्टर्स की टीम तैयार की गई, डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च किया तो पता लगाया गया कि आखिर बच्चे की मृत्यु हो क्यों रही है बिहार में। तो पता चला कि जो जन्म के समय बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कुपोषित बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। वो कुपोषण आ कहां से रहा है? माँ से आ रही है। अगर माँ ही कुपोषित है तो बच्चे पर तो डायरेक्ट इसका असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर 1 साल तक अगर उस बच्चे को माँ 6 महीना तक तो बिल्कुल ही माँ का दूध पिलाना है बच्चे को, और 6 महीना तक अगर माँ ही कुपोषित है तो अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाएगी पोषण युक्त? तब सरकार को ध्यान गया कि बच्चों की सुरक्षा से पहले उसकी माँ की सुरक्षा करना जरूरी है। और तब जाकर के आंगनवाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त भोजन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, और साथ ही साथ आशा कार्यकर्ता के माध्यम से हर महीने उनके स्वास्थ्य के पोषण की जांच भी किया जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाने लगे। इन सब के माध्यम से बच्चों में स्वास्थ्य में सुधार आया और आज बिहार उस जगह पे पहुंच गया जो राष्ट्रीय औसत से कम हो गया। तो इन सब प्रक्रियाओं को अपना करके बिहार सरकार अपने कलंक को धीरे धीरे धो रहा है। 3 कलंक 4 कलंक हैं बिहार के सर पे, उन सबको धीरे धीरे मिटा रहा है। अब एक शिक्षा का जो बचा हुआ है, जो बिहार सबसे लास्ट में है शिक्षा के रैंक में, अब इस कलंक को कब मिटेगा? अब आने वाले हमें अगली जनगणना पर आधारित या कुछ ऐसी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। आइए अब इसमें हम देखते हैं। तो देखिए 2016 में घट करके 38 हो गया 1000 पर, इसमें बिहार सरकार ने सुधार किया। 2017 में घट करके 35 पर आ गया, 2018 में घट करके 32 पर आ गया, और 2020 में घट करके ये 27 पर आ गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 28 है। हम बिहार सरकार ने इसको अपने कार्यक्रम से करके 27 पर लेकर के चलाया, जो बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ से भी मेंस में सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर सवाल न भी आए फिर भी बिहार के विकास से संबंधित आपको एक सवाल तो पूछा ही जाता है। उन सब में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं मेंस में। तो प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू है। जिनका मेंस कंप्लीट होगा उन्हीं का प्रीलिम्स निकलेगा। पहले ये सिविल सर्विस यूपीएससी में होता था, आज ये अब बीपीएससी के लिए होने लगा है। तो आपको बिल्कुल ही मेंस टाइप से पढ़ना है। आपको ये सोच करके नहीं पढ़ना कि सिर्फ हम वन लाइनर रट रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में हमें काम करेगा। अगर ये सोच करके पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स बीपीएससी का अब नहीं निकलने वाला है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़े आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़े, तब उसमें से उसका जो निचोड़ निकलेगा वही पीटी का फैक्ट बनेगा आपका। आइए अब हम कुछ और अगले खबर की ओर चलते हैं। कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी चीजों का स्थापना किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे एक नई संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। जून के महीने में, अभी जून या जुलाई में सरकार के कैबिनेट, केंद्र सरकार के कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि हमारे देश में रिसर्च में बहुत कमी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा देश जो है, भारत सरकार जीडीपी पर बहुत कम खर्च करती है, जबकि विकसित जो देश है अमेरिका है 5% खर्च करती है, चाइना 4%, जापान 6%। तो जितने विकसित देश हैं अपने जीडीपी का इतना लेवल का खर्चा करते हैं, बिहार भारत सरकार मात्र 0.5% खर्च करती है रिसर्च पर। हालांकि रिसर्च के लिए एक और इससे पहले संस्था बनी हुई है, लेकिन
इतना कारगर नहीं है। तो सरकार ने जो काम सरकार को आज से 20 साल पहले करना चाहिए था, वो सरकार अब करने का प्रयास कर रही है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नामक एक संस्था बनेगा और ये पार्लियामेंट से पास होकर के बनेगा। ये तो सांविधिक ये संस्था बनेगा। ये तो देखते हैं उद्देश्य क्या है इसका। देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे करके उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बहुत बड़ी चीज ये शुरुआत किया जा रहा है। तो सरकार ने बहुत देर से ही लेकिन एक कारगर एक कदम उठाया है सरकार ने कि हमारे जो देश के कॉलेज हैं, स्कूल कॉलेज हैं, इन सब में रिसर्च को बढ़ावा देने का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इससे जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में रिसर्च करने के लिए प्रेरणा जगेगी, नए नए इनोवेशन करने का विचार आएगा। इन सबको देश में रख करके सरकार ने ये फाउंडेशन स्थापित कर रही है। आइए आगे हम देखते हैं इसके कुछ फैक्चुअल। अगले 5 वर्ष की अवधि 2023 से 28 के लिए इसमें 50,000 करोड़ की राशि खर्च किया जाएगा। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के लिए एकदम टू द पॉइंट है ये। 50,000 करोड़ की राशि खर्च किया जाएगा, जिसमें से 14,000 करोड़ सरकार उपलब्ध कराएगी और 26,000 करोड़ उद्योग, दान, अनुदान तथा चैरिटी के जरिए जुटाया जाएगा। सोच लीजिए, सरकार के पास उतना धन है नहीं कि पूरा का पूरा खर्च करे, लेकिन फिर भी सरकार ने एक शुरुआत किया है और ये अच्छा कदम है। तो 14,000 करोड़ सरकार उपलब्ध कराएगी, 36,000 करोड़ रुपए बाहर से अनुदान के माध्यम से, चैरिटी, दान, मंदिर के द्वारा दिए गए दान, इन सबसे जुटाया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। बहुत लोगों को अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो बहुत लोग शिक्षा मंत्री भी लगा सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पदेन होंगे। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अपने आप अध्यक्ष होगा, जैसे नीति आयोग का होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ये 2 ऐसे मंत्रालय हैं। इस मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वही इसके उपाध्यक्ष होंगे। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है इसमें। एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा प्रशासित होगा, यानी कि वही काउंसिल जो है इसको सारा देख रेख करेगा। देखिए 2008 में भी इस तरह का विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड बनाया गया था रिसर्च करने के लिए, लेकिन ये कारगर से चल नहीं पाया क्योंकि सरकार इसको फंड उपलब्ध करवा नहीं पाती थी। सरकार अगर फंड भी उपलब्ध कराती थी तो धरातल तक ये पहुंच नहीं पाता था। तो अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। तो अब जाकर के रिसर्च के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, ये संस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्योंकि जो भी कैबिनेट का जो फैसला होता है और आगे आने वाले समय तक जब प्रभावित करेगा ये समाज को, तो उससे सवाल जरूर बनता है। आइए अब हम कुछ नए घटनाओं को देखते हैं। देखते हैं, पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहली विदेश यात्रा संपन्न होती है। तो 2 देशों की वो यात्रा करने जाती है। पहला देश है सूरीनाम और दूसरा है सर्बिया। तो हमारे जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इनकी पहली विदेश यात्रा सूरीनाम होती है। अब ये सूरीनाम ही क्यों जाती है, सूरीनाम जाने का पीछे का कारण क्या है? तो सूरीनाम में इसलिए ये गई है, आपको पता होगा कि जब औपनिवेशिक काल हमारे देश में था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारे भारतीयों को यहाँ से मजदूरी करवाने के लिए दूसरे दूसरे देशों में ले जाते थे। उन्हीं में से एक सूरीनाम देश है, त्रिनिडाद एवं टोबैगो है, उधर में फिजी एक देश है। इन सब देशों में भारतीय मजदूरों को अंग्रेज ले जाता था, जिसे हम
गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते थे। वहीं पर बस गए भारतीय लोग बसे, वहीं पर गन्ना उपजाते थे, तमाम तरह के खेती बाड़ी करने के लिए अंग्रेज लोग ले जाते थे। और कुल मिलाकर के वहां जो भारतीय बस गए तो पूरा का पूरा वो कंट्री में बस गए। तो सूरीनाम में जो भारतीय गए गिरमिटिया मजदूर बन करके, उनको जाने का ये 150 वर्ष पूरा हो रहा था। उसी के उपलक्ष्य में सूरीनाम के भारतीय लोग वहां पे एक अपना फंक्शन उत्सव मना रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हमारा जो जन्म स्थान है मिट्टी से जुड़ा है, भारत से जुड़े हैं, भारत के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में बुला लिया जाता है। और उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया, भारत सरकार ने सहमति दिया, और इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा होती है और वो पहुंच जाती हैं सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में। इनका भव्य स्वागत होता है और फिर इनको यहाँ का सूरीनाम का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो सर्वोच्च पुरस्कार से फिर इनको नवाजा जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम देखते हैं, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही फैक्चुअल जानकारी है और एकदम 100% आना ही आना है इसे। भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू 4 जून 2023 को सूरीनाम पहुंचती है। तो ये सब सारा कहानी आपको हमने समझाया, इसीलिए वो वहां पर गई। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, देखिए भारतीय नाम है, यानी कि आज भी वहां भारतीय ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राजधानी पारामारिबो में राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एकदम रट जाना है इसे, कौन सा है भाई? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। जिस तरह से हमारे यहाँ का भारत रत्न है, उसी प्रकार से यहाँ का जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपको एकदम कंफर्म मैप पर जा करके आप ढूंढ लीजिए कि ये जो देश है सूरीनाम किस महादेश में आता है। आप कमेंट में लिख करके आप हमें बताइए, और ये भी बताइए कि सूरीनाम में कौन सी नदियां बहती है, सूरीनाम में कौन सा, या सूरीनाम किस सागर महासागर के बीच में है या किनारे है। आप कम से कम मैप पर जाकर के इस देश को ढूंढिए। इसके बाद फिर 2 दिन की यात्रा के लिए फिर सर्बिया गई हमारी राष्ट्रपति जी। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गई, वहां भी इनका भव्य स्वागत हुआ और फिर इस तरह से वो स्वदेश वापस आ जाती हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर द एंड करेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपके पॉइंट्स बताए गए हैं आपको कैसे लगे। आपको जैसे भी लगे हम तो बताएंगे, क्योंकि हमने बीपीएससी की बड़ी गहराइयों से विश्लेषण किया है, अध्ययन किया गया है, और बीपीएससी जो अब क्वेश्चन बनाने लगी है वो आलतू फालतू नहीं बना रही है, बिल्कुल वही बना रही है जो हमारे समाज को इफेक्ट डाल रहा है। वैसी घटनाएं जो लंबे समय तक हमारे देश बिहार को अफेक्टेड करने वाली है। तो ये पोटेंशिया आईएएस के द्वारा किया गया एक इनिशिएटिव है स्पेशल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए स्पेशली करंट अफेयर का नया ये ऑनलाइन बैच शुरू किया गया है जो आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। और कुछ समय के बाद से ही मेंस के क्लासेस शुरू होंगे, प्रीलिम्स के क्लासेस शुरू होंगे। आप देखेंगे कि पोटेंशिया आईएएस के माध्यम से आप अपने एग्जाम को कितने धार दे पाएंगे। और अभी यहाँ पर हर संडे को संडे यहाँ पर 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। आप टेस्ट सीरीज में जरूर शामिल होइए, क्योंकि यहाँ आपको रैंक बनेगा, रैंक के माध्यम से आपको मिलेगा और यहाँ के टेस्ट सीरीज में वो गुणवत्ता आप पाएंगे जो आप अदर कहीं जगह पर नहीं पाएंगे। तो आप जरूर इस वीडियो के बारे में कमेंट बनाइए, कमेंट दीजिए हमें, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ज़्यादा लाइक शेयर आप कर ही सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद फिर
अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा है। इससे भी भयंकर अभी एक और व्यक्ति है हमारे देश में जिनकी विदेश यात्रा रुकती ही नहीं है, और वैसे वैसे वो कारनामे करके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ गए होंगे कि हम किस महान पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन से वो महान पुरुष हैं। तो हम वो महान पुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके देश में अभी हम रह रहे हैं, उनके हर सामाजिक आर्थिक निर्णयों से हम परिचित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब हमारे प्रधानमंत्री विदेश नरेंद्र मोदी जी की पिछले 3 महीने में मई 2023 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा उन्होंने संपन्न किया। जून 2023 में अमेरिका और इजिप्ट, मिस्र की यात्रा किया उन्होंने, और जुलाई में फ्रांस और यूएई की यात्रा किया। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी चले जाएं और बिना कोई करंट अफेयर बनाए हुए लौट के चले जाएं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो मोदी जी इन सब देशों के साथ आपके लिए भी तोहफा लाए हैं करंट अफेयर के रूप में। वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।